नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है प्रदेश के मुद्दे का और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर कलह की सियासत खुलकर सामने आ गई है। लगातार चुनावी हार के बाद आत्म मंथन की बजाय कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दिग्विजय सिंह के 2002 मॉडल को ही उनकी ही सरकार ने मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने अधकचरा बता दिया है। इसी बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर कर दिया है। मौका देखकर भाजपा भी मैदान में कूद पड़ी है और आदिवासियों के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर कांग्रेस के इस कलह से किसे फायदा और किसे नुकसान? पहले सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा, उसके बाद चर्चा करेंगे। कांग्रेस और कलह के कैक्टस। दिग्विजय के मॉडल को बताया अधकचरा, पूर्व मंत्री ने बताया अधकचरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह, कांग्रेस में कलह, बीजेपी के सवाल। कैबिनेट मंत्री सारंग ने किए सवाल, दिग्विजय सिंह से किए सारंग ने सवाल। आदिवासियों के लिए क्या किया? स्वर्गीय भानु सिंह जी का विरोध क्यों किया? जमुना देवी जी के लिए राजनीति में रोड़ा क्यों अटकाए? आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में क्यों इस्तेमाल किया? पिछले दिनों कांग्रेस की स्थापना दिवस पर ये गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी छत्रप नेताओं में जब किसी श्रतप नेता के अहम को ठोस पहुंचती है तो पार्टी में गुटबाजी उभर कर सामने आ जाती है। सांप सीढ़ी का खेल भी कांग्रेस में खूब चलता है। जब जब पार्टी एकजुटता की बात करती है, संगठन को मजबूत करने की बात करती है और सरकार बनाने का संकल्प दोहराती है, तब तब पार्टी में कोई न कोई घटनाक्रम ऐसा जरूर हो जाता है जिससे पार्टी के गुब्बारों की सारी हवा निकल जाती है। हाल ही में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान चर्चा में है। दिग्विजय सिंह ने साल 2002 का एजेंडा फेल होने पर कहा था कि सरकार को कम समय मिला था, 1.5 साल कम होता है, कई विषयों में लाभ मिला, लेकिन सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा था। दबंगों को हटाकर गरीबों को पट्टा दिए गए, इससे ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक नुकसान पहुंचा। सरकार जाने के बाद पट्टे भी कैंसिल हो गए थे। जब कमलनाथ सरकार आई तो पट्टा वापस दिलाने के लिए अभियान चलाया। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर ST/SC का सीएम बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। 2002 के भोपाल डिक्लेरेशन को पूरे देश में देखा गया, समझा गया और उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपना डिक्लेरेशन, बेंगलोर दिल्ली डिक्लेरेशन आदि। बात यही है, अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। सरकार हमारी जाने के बाद कईयों के पट्टे कैंसिल हुए, कईयों को पट्टा है, कब्जा नहीं है, दबंगों ने उनको हटा दिया है। ऐसी कई शिकायतें आती, लेकिन हर सरकार की नीयत परिलक्षित करती है उसका सोच, उसका विचार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2003 से लेकर आज तक रही, केवल 15 महीने छोड़ दीजिए, उन 15 महीनों के अंदर कमलनाथ जी ने जिन लोगों के पास पट्टे है और कब्जा नहीं, उनको अभियान शुरू कर दिया था उनको कब्जा दिलाने के लिए, लेकिन सरकार हमारी नहीं चल पाई। लेकिन आज हम लोग इस दावे के साथ कह सकते हैं कि आज भी हजारों ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जो पट्टा लेके घूम रहे हैं, कब्जा नहीं मिल पा रहा है। राजा साहब ने बड़े पवित्र मन से दलित एजेंडे को इस मध्य प्रदेश में लागू किया 2002 में। उसके बाद 1 साल हमारी सरकार रही 2003 तक। मेरा इसमें थोड़ा सा ये कहना है भरैया जी और विक्रांत से, हमारा दलित एजेंडा बड़े पवित्र मन से उस वर्ग के लोगों के हित की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन वो अधकचरा था। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसलिए अधकचरा था कि अधिकारियों ने हमारे इस दलित एजेंडे को, ये समझ लो कि इसको फेल करने में अधिकारियों ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। हम लोगों ने उन गरीबों को जो जहां बसता है उसे जमीन देने की हमने कि ये आज से तुम्हारी, तहसीलदार हो, पटवारी हो, उन्होंने 12-15 हजार रुपये उनसे लिए, पट्टे बना दिए। लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे जिन्हें मालिकाना हक उसका नहीं मिला आज भी। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, दिग्विजय सिंह और सज्जन वर्मा में
मनमुटाव अब सार्वजनिक होने लगा है। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। दिग्विजय सिंह यदि आदिवासियों के हितैषी हैं, तो वे ये बताए कि उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया। कांग्रेस के आदिवासी नेताओं के लिए दिग्विजय सिंह ने क्या किया। दिग्विजय सिंह यदि प्रायश्चित करना चाहते हैं तो वे राज्यसभा से इस्तीफा दे दें और किसी आदिवासी चेहरे को वहां भेजा जाए। आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना ये दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की आदत है जी। और मनमुटाव अब सार्वजनिक होने ही लगा है। कल दिग्विजय सिंह जी और सज्जन वर्मा जी ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के बारे में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और राजा साहब दिग्विजय सिंह जी यदि आदिवासियों के इतने हिमायती हो गए हैं तो फिर वो ये तो बताएं कि उन्होंने हर समय स्वर्गीय शिव भानु सिंह सोलंकी जी का विरोध क्यों किया। वो ये भी बताएं कि उन्होंने स्वर्गीय जमुना देवी जी को हर समय राजनीति में रोड़े अटकाने की कोशिश क्यों की। वो ये भी बताएं कि कांग्रेस हर समय आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग क्यों करती है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में तो माननीय दिग्विजय सिंह जी वोटर थे, और यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को, तो उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह जी ने वोट क्यों किया था। यदि वो आदिवासियों के इतने हिमायती होते तो वो द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में खड़े होते। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व, विरासत और आदिवासी राजनीति को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आ चुका है। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता एक दूसरे के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी इस गुटबाजी को हथियार बनाकर हमलावर है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस कला से बाहर निकलकर एकजुट हो पाएगी या फिर अंदरूनी खींचतान यूं ही सियासत को कमजोर करती रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के लिए सियासी संजीवनी बनती नजर आ रही है। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। चलिए, इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। सीता शरण सूर्यवंशी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूर्यवंशी जी, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं बयानबाजी चल रही है, यहाँ पर आदिवासियों की बात करती है कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने जो आदिवासियों के लिए मॉडल चलाया, उन्हीं के पार्टी के मंत्री ने इसे अधकचरा करार कर दिया। तो क्या कहेंगे आप? सूर्यवंशी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी अब आ रही जी जी जी। तो कल्पना जी, जिस तरीके से जो बीजेपी एक प्रोपेगेंडा करती है और कांग्रेस ने जो दलित और आदिवासियों को दिया है, और इन्होंने जिस तरीके से जो 1980 से देवास सारंग जी ने ये इतने बड़े बड़े जुए और सट्टे चला रहे हैं, ये हमें कांग्रेस को सीख दे रहे हैं। अब आज देखिए कि 54,000 एकड़ बीजेपी के रसूखदार उन लोगों ने 54,000 एकड़ जमीन उन आदिवासियों की छीन ली है, और 8,500 पट्टे निरस्त करा के बीजेपी के जो रसूखदार हैं, जो नीचे से लेकर के चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे इनका कार्यकर्ता हो, उससे जमीन छीन कर, और ये जिस तरीके से विश्वास सारंग जी जो कांग्रेस पर और माननीय दिग्विजय सिंह जी पर, कि जो 1993 से 2003 के बीच के कार्यकाल में जिनने 2.5 एकड़ और 3 एकड़ और 5 एकड़ के दलित और आदिवासियों को पट्टे दिए, और उन्होंने जिस तरीके से दलित और आदिवासियों को स्कॉलरशिप 1 CR विदेश भेजा, और हायर एजुकेशन में दलित और आदिवासी को बच्चे और बच्चियों को फ्री पढ़ाया, और 72,000 जो हायर एजुकेशन में माननीय एजुकेशन मिनिस्टर कैबिनेट में अर्जुन सिंह थे, वो इनके अटल जी बंद कर गए 2004 में। 72,000 जो ईबीसी और ओबीसी को जो मिलता था, और इसके अलावा भी वो पेंशन भी बंद कर गए। अब दलित और आदिवासियों की बात करें, कि मैं सिंगरौली का मीडिया प्रभारी भी हूं, तो सिंगरौली में कट रहे हैं। अडानी जी को जो जमीन दी है, पूरा नेशनल
और पूरा भारत है कि वो 24 को इन्होंने जिस तरीके से जो मैंडेट जो जिस तरीके से जमीन और जमीन के साथ साथ इन्होंने जो दिया है कि आदरणीय जिस तरीके से बीजेपी जो इनके पेट में दर्द हुआ है कि जो 21 मुद्दे कि जो दलित और आदिवासियों को जो कांग्रेस ने दिया है वो कांग्रेस को देने के साथ साथ इनने तो छीन लिया है। अब इन्होंने सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा सदस्य बना दिया, उमेश नाथ जी वाल्मीकि जी को राज्यसभा सदस्य बना दिया, लेकिन पावर विहीन कर दिया। जैसे केंद्र में माननीय सूर्यवंशी जी, लेकिन सवाल ये है कि उन्हीं के पार्टी ने उसको बता दिया अधकचरा। अगर इतना ही अच्छा मॉडल था तो क्यों उसको अधकचरा बताया गया? नहीं, किसने अधकचरा बता दिया? ये तो विश्वास सारंग जी का सज्जन सिंह वर्मा जी ने, जो अभी पूर्व मंत्री हैं। नहीं, देखो ये एक प्रोपेगेंडा है। सज्जन सिंह वर्मा हमारे वरिष्ठ हैं और लोक निर्माण मिनिस्टर भी रहे हैं जी। तो वो ये सब जिस तरीके से बीजेपी जो एक एक शब्द को पकड़ती है, क्योंकि इनके पैरों से जमीन खिसकती जा रही है और कई बीजेपियां हो गई हैं, क्योंकि ये स्लीपर सेल जिस तरीके से जो पर्चियों से मुख्यमंत्री बने हैं और 12 एक ऐसे स्टेट है, 22 राज्यों में इनकी सरकार है और 12 ऐसे मिनिस्टर सीएम हैं कि जो गृह मंत्रालय है उनको भरोसा ही नहीं है। यहाँ 13 डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में 13 डिपार्टमेंट मोहन यादव जी के पास है। दारू तो घर घर जा रही है, लेकिन हालात देखिए इस प्रदेश के कि वहां दूषित पानी की इतनी स्थिति खराब कि वहां 23 संख्या हो गई है। सीरप कांड में 26 वो नौनिहाल जो लाडली बहनों की गोदे सूने हो गई है, इस पर किसी प्रकार का फोकस नहीं है। और इनका जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र पर किसी भी प्रकार का बीजेपी का कोई प्रोपेगेंडा कोई एजेंडा नहीं है। ये बस धर्म की आड़ में वोट लेकर के मैंडेट लेकर के उन जनता को ठगने का, वोटर को ठगने का काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से 3000 अभी कब करेंगे जब चुनाव आएगा 28 में। चलिए ठीक है सूर्यवंशी जी, तरीके से जो जी सूर्यवंशी जी जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता से हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जवाब ले लेते हैं भाजपा से। जी राजपाल जी, यहाँ पर बड़ा आरोप लग रहा है आप पर। आप आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि सिर्फ धर्म के आड़ पर वोट लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हम सिर्फ आदिवासी की बात करते हैं, ये कांग्रेस गलत कह रही है। हम तो सबकी बात करते हैं जी। मोदी जी कहते हैं सबका विश्वास, सबका विकास और सबका साथ की हम बात करते हैं, सबके विकास की हम बात करते हैं और सबके विकास के साथ सबके विश्वास की बात हम करते हैं जी। तो कांग्रेस को आज बेमौसम बरसात कैसे हो गई? बिना चुनाव के आज इनको आदिवासी कैसे याद आ गए, दलित कैसे याद आ गए? तो इसलिए याद आ गए कि ये हमेशा से इस वर्ग को, दलित वर्ग को, ये हमेशा से इस वंचित वर्ग को एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ इन्होंने माना ही नहीं है जी। इन्होंने जो माना है वह उसे वोट बैंक माना है। और मैं एक बार के दलित एजेंडा फेल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनका शुरू से अगर देखेंगे आप कांग्रेस का चरित्र उठा के, तो इन्होंने हमेशा इन्होंने अंबेडकर जी तक का अपमान करने का काम किया। उनके खिलाफ भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा दिया। उनको भी जो है घर उस समय पे बिठा दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनने दिया जी। क्यों? क्योंकि एक परिवार के लोग ही कांग्रेस नहीं बन सकते। प्रथम सारे कांग्रेस में जो इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, ये प्रथम परिवार है कांग्रेस का, ये इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता वहां पे। तो इन्होंने वहां अंबेडकर जी का अपमान किया। उसके बाद में लगातार ये बरसों तक सरकारों में रहे। दलित को हमेशा चुनाव के समय याद करा, सत्ता पाने के बाद में दलित वंचित शोषित के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाए। इसीलिए तो देश की आजादी के 17 साल बाद भी पिछड़ा अति पिछड़ा होता चला गया जी, दलित महादलित होता चला गया। ये तो विगत कुछ समय से मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, उसके पहले कुछ समय अटल जी की सरकार रही। इन सरकारों ने अंत्योदय के तहत समाज के सभी वर्गों का उत्थान करने का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें दलित का भी किया, जिसमें आदिवासी का उत्थान भी किया। हमने गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से
और इस प्रकार के हितग्राहियों के जीवन यापन को जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर जीवन यापन के संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया। आज हम ये बात गर्व के साथ कह सकते हैं, ये बात बहुत ही और दमदारी से हम ये कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वर्ग के साथ है। तब फिर कांग्रेस को याद आ रही है, जब कांग्रेस चिंतन करती है, दिग्विजय सिंह जी बैठक में होते हैं, तब सज्जन वर्मा बोलते हैं कि 18 महीने हम सरकार में रहे, पर हम सरकार में इसलिए बाहर हो गए, फिर डबल से इसलिए नहीं चुनाव जीत पाए कि हमने दलित एजेंडा हमारा सही सेट नहीं हो पाया। दलित एजेंडा वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। सज्जन वर्मा का बयान है कि वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी हम अपना दलित एजेंडा सही सेट नहीं कर पाए, इस वजह से लगातार चुनाव हार रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि उनका सिर्फ दलित एजेंडा होता है, दलित का उत्थान उनका कार्यक्रम नहीं है, उनको सिर्फ चुनाव में आते रहता है। बिल्कुल ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे रामपाल जी। हम शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, यहाँ पर आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, लेकिन इसका समाधान कब मिलेगा? पर समाधान की संभावना दूर तक नहीं थी मुझको। उसका कारण यह है कि राजनीतिक दृष्टि से समाजों को और जातियों को साध करके वोट में बदलने का तो प्रयास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मूलतः उनकी प्रतिभा है, उनका कौशल है, उनकी दक्षता है, उनकी प्रज्ञा है, उसके आधार पर उनके विकास करने का काम नहीं होता। इस समय अगर हम देख रहे हैं, विवेकानंद जी की कल ही जयंती निकली, उन्होंने एक नवोन्मेष शब्द दिया था। उसके पीछे था कि व्यक्ति को कितनी ही ऊंचाई पर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मूल संस्कृति से जुड़ करके काम करना। तो इस समय अगर राजनीति आप देखें, वोट पर बहुत ज्यादा ध्यान है, आदिवासियों की, वनवासियों की, या जिनको हम संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जनजाति कहें, उनकी जो मूल संस्कृति थी और मूल पिंड है, उसके विकास की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो जिन दिनों भारत अगर सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु था, तो उस विश्व गुरु होने के पीछे, सोने की चिड़िया बनने के पीछे अगर सारे की सारी योग्यता क्षमता वनवासियों की थी, सारे के सारे ऋषियों के आश्रम वन में थे, सारे अनुसंधान केंद्र वन में थे, सारी बड़ी फैक्ट्रियां वन में थे, और सारे चिकित्सा के केंद्र वन में थे। राम जी भी अगर पढ़ने गए हैं तो जंगल में गए हैं, ऐसा नहीं है कि मास्टर साहब आ गए हों महल में और आकर के उन्होंने पढ़ाया हो। तो ये जो कहीं ना कहीं जो वनवासियों का शिल्प और कौशल था, उस आधार पर भारत विश्व शक्ति था और विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया था। तो मैं समझता हूँ राजनीति को, चूंकि अब उसमें एक वोट महत्वपूर्ण हिस्सा है, राजनीतिक दलों को वोट के लिए काम तो करना चाहिए, क्योंकि अगर वोट के लिए काम नहीं करेंगे तो सरकार कैसे आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनका जो मूल है उसकी तरफ, विकास की तरफ करना होगा, तब भारत फिर से उसका जो गौरव रहा है वहां पर प्रतिष्ठित हो सकेगा। शर्मा जी, सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो राजनीतिक दलों की ये जो कवायद है, क्या वो लोकतंत्र को कमजोर करती है? देखिए, इससे लोकतंत्र तो कमजोर हो ना हो, लेकिन इससे राष्ट्र कमजोर होता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको गति पकड़नी है, गति के लिए आपका संगठन और एक स्वर और एक सूत्र होना बहुत आवश्यक है। भारत का अगर आप इतिहास देखेंगे तो भारत में विभेद कभी नहीं रहा। अगर भारत में विभेद होता तो व्यास जी जो जिनकी पीठ से कथाएं होती हैं, उनकी माता मछुआरे है, आप श्रृंगी ऋषि की माता सेविका है, जावाली ऋषि की माता को देखेंगे तो वो तो गणिका है। तो कहीं ना कहीं, और फिर अगर हमारे यहाँ जन्म के आधार पर अगर किसी की होती तो विशर्वा के पुत्र हैं कुबेर, उनके दिवाली पे पूजन करते हैं, और विशर्वा के पुत्र रावण है, उनका अपन दशहरे पे पुतला जलाते हैं। तो जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर भारत में कभी किसी का सम्मान अपमान नहीं रहा। कश्यप ऋषि का पुत्र है हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप का पुत्र है पहला। देख लीजिए 3 पीढ़ियों में सम्मान में अंतर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के भारत में जो एकत्व था वो अंग्रेज चले गए, डिवाइड एंड रूल। अब हमको सल्तनत काल भी चला गया, अंग्रेजी काल भी चला गया। मैं समझता हूँ राजनीति को वोट से अलग हट करके कहीं ना कहीं भारत की जो मूल चिति है, एक सूत्री, सारे के सारे लोग 7 ऋषियों की संतान, उसकी तरफ भारत को लौटना होगा, तब भारत मजबूत होगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, सूर्यवंशी जी से भी सवाल कर लेते हैं। सूर्यवंशी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप आदिवासियों के लिए काम करते हैं, तो फिर आदिवासियों को क्यों नहीं बढ़ने दिया जाता यहाँ पर? अगर हम बात कर ले स्वयं जिस तरीके से आप तो ये देखिए कि आदिवासियों को और दलितों को के मानिए
जगजीवन राम जी को उप प्रधानमंत्री बनाया कांग्रेस ने, मीरा कुमार को स्पीकर बनाया जी लोकसभा में। आप मध्य प्रदेश की बात में जिस तरीके से सिसोदिया जी जी सूर्यवंशी जी, आवाज आ रही है आपको? सूर्यवंशी जी, आवाज आ रही है आपको? संसद के अंदर अम्बेडकर जिस तरीके से बुलाओ ना, अंदर बुलाओ ना। चलिए, आपके पास वापस आएंगे हम। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता की तरफ रुख कर लेते हैं। राजपाल जी, बुला लो जी। राजपाल जी, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तब कांग्रेस विरोध कर रही थी। जी, कांग्रेस मैंने कहा ना, जैसा कि कांग्रेस ने कभी भी दलित या आदिवासी या इस प्रकार के वर्ग को आगे बढ़ते हुए न देखा है न बढ़ाया है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने इस वर्ग के लोगों को कोई सम्मानजनक स्थान देने का प्रयास करती है तो विरोध भी करते हैं। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति वो देश के प्रथम नागरिक है, उनकी कोई जाति नहीं होता, उनके कोई वर्ग नहीं होता, वो देश के महामहिम हम सबके लिए गौरव और आस्था के केंद्र है। परंतु फिर भी अगर किसी व्यक्ति को उस पद तक पहुंचने के संघर्ष की कथा देखी जाए, उनकी जो है संघर्ष की जो है कहानी देखी जाए, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी जो वर्तमान में हैं वे बहुत ही अति पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, जहां से वो आकर राष्ट्रपति के रूप में देश का में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उस वर्ग से, उस स्थान से, उस क्षेत्र से आते हैं जो पिछड़ा हुआ है, जो शोषित है, वंचित है। अगर उस क्षेत्र से कोई निकल के आता है और उन्हें देश का सर्वोच्च और सम्मान मिलने का काम होता है, ये पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरव की बात होती है। उसके साथ साथ में लेकिन तब भी उसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस जो थी वो विरोध कर रही थी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये कभी भी हितैषी नहीं रहे जी। कांग्रेस कभी भी शोषित, वंचित, पिछड़ों के हितैषी नहीं रहे। इसीलिए जब इस प्रकार के कोई घटनाक्रम होते हैं तो यह जो है इस प्रकार की बातें करके वातावरण खराब करने का काम करते हैं। जी, सूर्यवंशी जी से जवाब ले लेते हैं। सूर्यवंशी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कीजिए। देखिए आदरणीय, जिस तरीके से सिसोदिया जी विधायक महोदय जो कह रहे हैं, इन्होंने जो अर्जुन सिंह के समय से और दिग्विजय सिंह जी के समय 10 साल के कार्यकाल में जो 3 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ जो जमीन गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को दी, वो सब छीन ली है बीजेपी ने। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हितैषी नहीं रही है। तो ये जमीन छीन ली है, जमीन के साथ साथ उनका एजुकेशन छीन लिया है, और एजुकेशन के साथ साथ इनका रोजगार छीन लिया है। और रोजगार में भी अभी मनरेगा में जो 100 दिन का था, केवल एक फैमिली के लिए था, और जिसमें 50 दिन मिलता था, अब इन्हें। सूर्यवंशी जी, आपकी आवाज वापस नहीं आ रही है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने दावे रख रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का हितैषी कौन है? आपकी तो आ रही है, आपकी अच्छी आ रही है आवाज। सूर्यवंशी जी, आपके पास वापस आएंगे। देखिए, कुल मिलाकर के सरकार अपनी जगह काम करती है। आदिवासियों को खुद भी सामाजिक जागृति के प्रति जागरूक करना होगा, और जो लोग सामाजिक जागृति के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उनके सच्चे हितैषी होते हैं। सरकार बदलने से कुछ काम नहीं होता। आप मध्य प्रदेश में 30-35 मंत्री बदलने से कुछ सरकार बदलती है क्या? सिस्टम तो सारा का सारा वही रहता है, पटवारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी हो या चौकीदार से लेकर के डीजीपी हो, सिस्टम वही का वही रहता है। ये सारा का सारा सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है। तो मोटे तौर पर, आम तौर पर सरकार जो नीति नियम बनाती है उसमें कहीं ना कहीं विकास का भाव कम होता है, और अपना समर्थन बढ़ाना, अपनी लोकप्रियता बनाना, उसमें ज्यादा भाव होता है। ये आदिवासियों के लिए समाज की मूल धारा से, क्योंकि घाई इतनी गहरी कर गए हैं अंग्रेज, ये 1773 से काम उन्होंने शुरू किया था। चर्च ने सर्वे किया था, ये सारा का सारा इतिहास में मौजूद है। चर्च के सर्वे के बाद खाई गहरी हुई,
वो खाई गहरी होकर के आप डिवीजन का आप देखिए, अगर राजस्थान की 2 रेजिमेंट बनी है तो राजपूत रेजिमेंट अलग बनी और राजस्थान रेजिमेंट अलग बनी, जी। पंजाब की रेजिमेंट अलग बनी और सिख रेजिमेंट अलग बनी, महाराष्ट्र रेजिमेंट अलग है और महार रेजिमेंट अलग है। तो वो जो डिवीजन की खाई इतनी ज्यादा गहरी हो गई है, उस गहरी को दूर करने के लिए सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है कि संपूर्ण समाज एक सूत्र में हो। एक बात कहकर के कल्पना जी, मैं अपनी बात को पूरी कर दूंगा। जी। ये केवल और केवल राजनीति और सरकार के कागज हैं जहां जाति पूछी जाती है। हम चारों में से कोई भी कहीं खाना खाने भोजन करने जाता है तो कोई पूछते हैं कि भोजन किसने बनाया? बफे होता है, कौन आगे खड़ा है, कौन पीछे खड़ा है, कौन उसको परस रहा, कोई ध्यान नहीं देता। बस में सफर करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, पानी लेते हैं, निजी जीवन में कोई किसी से जाति नहीं पूछता। लेकिन ये राजनीति है जो वोट के लिए समाज को बांटने पर आमादा है। मैं समझता हूं अंग्रेजों को गए हुए 78 साल हो गए हैं, अब कहीं ना कहीं समाज को एक सूत्र में समाज को बांधने की तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सूर्यवंशी जी की तरफ वापस रुख करेंगे। सूर्यवंशी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी, बात रखिए अपनी। आ रही है, मेरी आ रही है आदरणीय? आ रही है। देखना है। हाँ, तो देखिए, अब शर्मा जी क्या है कि अंग्रेजों को दोष देते हैं, आरएसएस को दोष नहीं देंगे, बीजेपी को दोष नहीं देंगे। नहीं, सूर्यवंशी जी आप अपनी बात रखिए। शर्मा जी ने किसी का दोष नहीं दिया, उन्होंने अपनी बात रखी है। आप अपनी बात रखिए। नहीं जी, हाँ, क्या है कि दलित और आदिवासियों का जितना कांग्रेस ने जो दिया है, उनको जमीनें दी हैं, उनको उस कार्यकाल में बने हैं, और आज के इस 12 वर्ष केंद्र में सरकार है और मध्य प्रदेश में 22 वर्ष हो गए हैं। शिक्षा का स्तर इतना डेमोरलाइजेशन हुआ है कि कई हजार, 30,000 मतलब 29,670 स्कूल तो हमारे उसमें जो हमने एजुकेशन आईटीआई से निकाला है, तो उसमें इतने स्कूल तो मध्य प्रदेश में बंद हो गए। 37,000 करोड़ का इनका बजट है, लेकिन छतें गिरी बारिश में और अभी भी स्कूलों में ताले डले हैं। और सीएम राइजिंग, गुरुकुल, सांदीपनी, नाना प्रकार के स्कूल, तो शिक्षा 58 लाख जो हमारे मध्य प्रदेश के दलित और आदिवासियों के बच्चे और स्कूली बच्चे जो अभी तक लापता है, पता ही नहीं है कि स्कूल क्यों छोड़ दिया है। लेकिन तो सूर्यवंशी जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सूर्यवंशी जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब राष्ट्रपति का चयन हो रहा था, द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हो रहा था, तब कांग्रेस क्यों विरोध कर रही थी? आप आदिवासियों की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, हितैषी हैं आप उनके। कांग्रेस विरोध कभी नहीं करती है अच्छे काम के लिए, लेकिन विरोध इसलिए कर रहे थे कि ये इनका ही कहना था कि हम एक आदिवासी महिला को लाए, हम महामहिम बनाने जा रहे हैं। तो ये जातिगत जिस तरीके से बीजेपी प्रोपेगेंडा करती है कि फलाने जाति का, अब BR गवई साहब CGI भी बना दिया था, लेकिन सनातन खतरे में पड़ गया, उन्हें जूता फुकवा दिया। वो कैसे नारे लगा रहे थे? तो ये है बीजेपी का और आरएसएस का प्रोपेगेंडा। आरएसएस, बीजेपी जो दलित और आदिवासियों की जो हितैषी ना होते हुए कि इनके जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब अंबेडकर साहब का संसद में अपमान करते हैं, तो ये कहते हैं हम अंबेडकर साहब के दलित और आदिवासियों के हितैषी हैं। भाई, आदिवासी प्रकृति पूजक है और प्रकृति पूजक को बेदखल किया जा रहा है। उनके मकान, उनका काल से जो बसाहट है, उसको हटाया जा रहा है। सूर्यवंशी जी जवाब ले लेते हैं। जी, जवाब ले लेते हैं राजपाल जी से। राजपाल जी, अभी आपने पूरी बात सुनी सूर्यवंशी जी की, छोटा सा जवाब दे दीजिए। राजपाल जी, आवाज आ रही है आपको? जी, अभी आपने पूरी बात सुनी सूर्यवंशी जी की, क्या कहेंगे आप? अभी क्या कहना इनकी बात पे, जब तो कोई याद ही करते हैं, जब होते तो फिर इनको सत्ता में आना है, ले दिया जा सकता है। फिर इनको जातिगत विद्वेष फैलाने की बातें याद आ जाती है। फिर इनको जो है इनके एजेंडे फेल हुए कि पास हुए, उस पर समीक्षा जाती है। अरे भाई, सत्ता में जब उत्तर देती है जनता, सत्ता में जब किसी संगठन को, किसी नेता को, किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को जब सत्ता में काम करने का अवसर मिलता है, तब उन नीतियों पे चले कि नहीं चले जिन नीतियों को लेकर सत्ता के रण संग्राम में गए थे, तो मालूम पड़ता है कि राजपाल जी एक सवाल है जी, एक सवाल ये भी आरोप लगा रही है कांग्रेस की, भाजपा जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगाते लगाते आदिवासियों का हक देना ही भूल गई है, क्या कहेंगे?
हम बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये जो आज अपन चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा को हमारे आरोप पे थोड़ी चालू करी है आपने जी। ये चर्चा आपने इसलिए शुरू करी है कि कांग्रेस की बैठक में दिग्विजय सिंह के सामने और सज्जन वर्मा जी ने ये बात रखी कि हमारा दलित एजेंडा फेल हो गया है। जी। उस पर बहस कर रहे हैं। अब इसमें कहीं है ही नहीं, हमने तो कुछ बात रखी ही नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो फेल हो रहे हैं, ये कांग्रेस के एजेंडे पे बात हो रही है, कांग्रेस के नेताओं ने जो बोला है उसके ऊपर बात हो रही। हम हमारी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे, हमने हमारी तरफ से कोई बात रखी भी नहीं। जी चलिए ठीक है, समय हमारे पास कम है, चर्चा यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी। आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व, विरासत और आदिवासी राजनीति को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आ चुके हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता एक दूसरे के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा इस गुटबाजी को हथियार बनाकर हमलावर है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस कलह से बाहर निकलकर एकजुट हो पाएगी या फिर अंदरूनी खींचतान यूं ही सियासत को कमजोर करती रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि कांग्रेस की यह लड़ाई भाजपा के लिए सियासी संजीवनी बनती आ रही है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।